सीएम सैनी ने कृष्ण मंदिर का किया लोकार्पण। सीएम ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने 21 लाख रुपए किए दान। कृषि मंत्री शिक्षा मंत्री ने 11 लाख दिए दान। आगजनी पर सीएम ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा। ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री की अधिकारियों को हिदायत। विज बोले, गर्मियों में जल्द बदला जाए खराब ट्रांसफार्मर। एक गाड़ी को 24 घंटे में रखा जाएगा। सीएम सैनी की अध्यक्षता में एचईटीवी की बैठक हुई समाप्त। बैठक में 8 संस्थाओं पर विचार से हुई चर्चा और बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने दिया बयान। भिवानी में धूमधाम से मनाया गया पृथ्वी दिवस। पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार बतौर मुख्य अतिथि हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सीएम सैनी सोमवार को पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री माधव गौशाला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। और इससे पहले सीएम सैनी ने गौशाला परिसर में बने श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर गौ माता को चारा भी खिलाया। इस मौके पर सीएम ने अपने कोष से 21 लाख रुपए, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी अपनी ओर से 11-11 लाख रुपए माधव गौशाला को देने की घोषणा की। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद सीएम सैनी ने प्रदेश में आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान पर भी बयान जारी किया। हमने ये भी निर्णय किया कि गौशालाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए। इनमें चाहे शेड की व्यवस्था की बात हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे चारे की व्यवस्था की बात हो, इसके लिए हमने 8 करोड़ रुपए वो जारी किए हैं इस वर्ष में। इनमें से लगभग 6500 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा चुका है। मैंने बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए प्रति गौशाला 10 लाख रुपए का अनुदान वो दिया जा चुका है। ऐसी 50 गौशालाओं में शेड बन करके भी तैयार हो गए हैं। लगातार ये सरकार गौ हित के अंदर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम मानचित्र के ऊपर देखते हैं, 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 215 गौशालाएं थी, जिनमें 1,74,000 हमारी बेसहारा गौ माता वहां रहती थी। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार ने गति से काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 683 गौशालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण करने का काम ये हमारी सरकार में हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इन पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 270 करोड़ रुपया चारे के लिए गौशालाओं में भेजने का काम वो अनुदान के रूप में हमने किया है। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं की चारे के लिए 166 करोड़ रुपया गौशालाओं को भेजने का काम भी हमने किया है। इसके अलावा 350 शेड व चारा गोदाम के निर्माण के लिए भी 30 करोड़ रुपया का अनुदान गौशालाओं को पहुंचाने का काम हमने किया है। और जैसा मैंने अभी कहा है, हमने पंचायतों की, जो अभी मैं बात कर रहा था कि गौचरान की जो भूमि है वो गौशालाओं को देने की ये व्यवस्था भी हमने की है, ताकि गौशाला की भूमि के ऊपर चाहे गौशाला
गौचरान की भूमि पर या तो गौशाला खोल सकते हैं या उनके चारे के लिए उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोवर्धन योजना शुरू की है और इस योजना से यदि प्रदेश की कोई गौशाला बायोगैस संयंत्र लगाना चाहती है तो गौ सेवा आयोग हमने उसमें प्रावधान किया है। उस बायोगैस जो संयंत्र लगेगा उसके लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमने किया है। अभी पिछले दिनों हमने पिंजौर में गौशाला के अंदर ये जो बायोगैस संयंत्र है उसको लगाने का काम किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 90 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर के अंदर बनकर के तैयार होगा, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने वहां पर उसका लोकार्पण भी किया है। वो भी बनकर के तैयार हो जाएगा जिससे कि गैस भी बनकर के तैयार होगी और हमारी गौशालाएं वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। उस दिशा के अंदर हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। हमने शेष 344 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने पर 90% उसके ऊपर सब्सिडी देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है ताकि बिजली का बिल वो 0 हो, उसका कोई बिजली का बिल ना आए। और हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि गौशालाओं के लिए मात्र 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया था। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने गौ माता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा के अंदर गौ वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 उसको लागू किया है। इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल की सख्त कारावास और तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 साल की कैद का भी प्रावधान इसके अंदर किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सिविल सचिवालय में पर्यटन विभाग की अहम बैठक ली और बैठक में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि चर्चा के दौरान हरियाणा में पर्यटन स्थलों को पिंजौर गार्डन की तर्ज पर विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का साल में 2 बार आयोजन करने पर भी चर्चा की गई है। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल का आयोजन होगा। प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर जोर दिया गया। युवाओं को जो है पीढ़ी और इन स्थलों का दौरान जो है करवाने के दौरान योजना तैयार की जाएगी और बैठक में प्रदेश के 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों को पीपीपी मोड पर चलाने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ हरियाणा का अपना पर्यटन कैलेंडर भी जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के लोगों की आमदनी बढ़े और पर्यटक प्रदेश के लोगों से जुड़े और इसके लिए होम स्टे, फार्म स्टे की जो है संख्या बढ़ाई जाएगी। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। खबर चंडीगढ़ से है जहां हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि गर्मियों के मौसम में ट्रांसफार्मर जलने या तकनीकी खराबी का तुरंत समाधान होगा और बिजली विभाग के सभी सब डिविजन्स के ऊपर जो है ट्रांसफार्मर बैंक स्थापित होगा और एक गाड़ी 24 घंटे ट्रांसफार्मर्स बदलने या तकनीकी दिक्कत को दूर करने के लिए तैयार रहेगी। सब डिवीजन पर बनने वाले ट्रांसफार्मर बैंक को ऑनलाइन किया जाएगा। हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष का चयन नहीं करने पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 7 महीने हो चुके हैं लेकिन कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई है क्योंकि कांग्रेस की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो गई है। ऐसा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब फैसला लेने में सक्षम नहीं है।
बिजली है और हम आने वाली गर्मियों की बकायदा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे वो भी ऑगमेंट करवाए हैं कि अगर कहीं पर लोड ज्यादा है और कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो मैंने सारे बदलने के लिए कहा। हर सब डिवीजन में मैंने एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए कहा है। हर सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी रेडी रखने के लिए कहा मैंने। सरकारी नहीं है चाहे हायर कर लो, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जहां कोई जल जाता है, ज्यादा तो यही होता हमारा, जल जाता है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाए। किसी प्रकार की हमारे पास सफिशिएंट बिजली है और हम लोगों को उस प्रकार से देते रहेंगे। ये पहले का ही है, कोई नया नहीं है। ये देखिए शहरों को हम पूरी दे रहे हैं 24 घंटे की। जगमग गांव जो 5,500 के करीब है हम पूरी दे रहे हैं। ये जो 1300 गांव है जहां वो अभी जगमग नहीं हुआ है, हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी में यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा और विभाग की ओर से संयुक्त सचिव ए.के. देशवाल को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क को दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकुला, हिसार और सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक हुई है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसमें गठित की जाएगी और ऐसे में जो है श्रमिक कल्याण की जो बैठक है उसको लेकर चर्चा की गई है। सभी बिंदुओं पर यहां पर गंभीरता से चर्चा हुई। 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन यहां पर किया जाएगा, जिसको लेकर श्रमिक कल्याण बोर्ड तत्परता से जो है यहां पर मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में बैठक हुई। उधर हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिरकत की है और इस मौके पर 15 शिकायतों पर सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी में कुल 15 शिकायतें रखी गई हैं, जिनमें से 12 का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं हिसार प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बेहतर ढंग से कार्य करते हुए 12 मदों का निवारण जो है किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू किए गए समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का निवारण हो रहा है। आज हिसार की ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर 15 एजेंडे थे, जिसमें से 12 का निवारण किया गया है। केवल 3 की प्रेगनेंसी रखी गई है। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और विधायक का और सभी मेरे वरिष्ठ साथियों का धन्यवाद करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने काम किया, जिससे 13 मत आज फैसला किया 12 मतों का। तो भविष्य में भी इसी प्रकार से लोगों की जो शिकायत है उनका निवारण होता रहे, जिससे जो माननीय नायब सैनी जी ने पूरे प्रदेश में जो समाधान शिविर प्रतिदिन लगते हैं, उससे भी बहुत लोग आकर के अपनी बात कह लेते हैं, उनसे उनको बहुत न्याय मिलता है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चल रही HEPB की बैठक खत्म हुई है और बैठक में 8 संतों पर जो है विस्तार से चर्चा यहां पर हुई है और संबंधित विभागों को निवेशक कंपनियों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बैठक के बाद में PWD मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हरियाणा निवेश के लिए प्राइवेट कंपनियों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। बैठक में 8 एजेंडों पर चर्चा हुई है। प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रोजगार देने को भी कहा गया है, ताकि हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले।
रणवीर गंगवा ने बताया कि पंचकुला में जन स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी और बैठक में महाग्राम योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। देखिए, आज हरियाणा की जो पॉलिसी है वो सबसे अच्छी है और इसीलिए आज इन्वेस्टर्स का पहली पसंद हरियाणा बना हुआ है और जो कंपनियां जो काम यहाँ कर रही है, जो करना चाहती है या जिनके काम चल रहे हैं, वो उनके साथ बैठक थी। 8 एजेंडे उसके अंदर थे और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग हुई है और उनके जो समस्याएं हैं उनको दूर किया गया है और विस्तार से चर्चा भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और कमेटी ने कहा भी है कि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को भी रोजगार दिया जाए। HKRN का हमारा पोर्टल बना हुआ है, उस पर स्किल्ड और जो भी जितने भी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सारी की सारी चीजें उस पर है। नूंह से विधायक चौधरी आफताब अहमद ने बिजली विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों और एक्जन और SDO आदि के साथ में बैठक की है और इसमें विधायक ने मुख्य रूप से बिजली और विकास के कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। विधायक आफताब अहमद ने बिजली और पानी की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति की कटौती होना चिंता का विषय है, इससे जनता को परेशानी हो रही है। अप्रैल के दूसरे-तीसरे हफ्ते में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने से जनता को दिक्कतों में दो चार होने से बचाने के लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया कि बिजली पानी की किल्लत ना हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि अप्रैल के पहले दूसरे हफ्ते से ही गर्मी ज्यादा पड़ रही है और अभी भी 40 डिग्री टेम्परेचर कई दिन पार कर चुका है। हमारे यहाँ हर रोज शिकायतें बिजली की आ रही है, तो आज बिजली की एक्सीएन SDO सारे डिपार्टमेंट को बुला के बैठक करी गई और उसमें आने वाले समय में और गंभीर जो स्थिति होगी और बिजली की मांग बढ़ेगी, गर्मी और ज्यादा होगी, तो उसके लिए ये बैठक करी थी। और पिछले भी 3 महीने पहले भी हमने बैठक करके इन्होंने कहा था कि गर्मी आएंगी, उसकी तैयारी करो। भिवानी में पृथ्वी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और कार्यक्रम में पृथ्वी को बचाने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बच्चों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार मुख्य अतिथि थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता SC आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर ने की। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने इस दौरान बोर्ड के रिजल्ट और HTET की परीक्षा पर भी कहा कि बोर्ड जून के बाद में HTET की परीक्षा करवाएगा। वहीं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बोर्ड परीक्षा के 45 दिन के भीतर निकाल देगा। और आपको बता दें कि यानी कि अगले महीने में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम बोर्ड जारी कर देगा। तो 91 देश जो है वो इसको मना रहे हैं पृथ्वी दिवस को। तो इसको मनाने की प्रेरणा कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि आज सभी देश इस बात के लिए जो है भली भांति जानते हैं कि पर्यावरण जब तक अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर जो पूरी जो धरा है जो जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं वो जब अगर दूषित होगी तो फिर मानव का जीवन भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है आज जो है हम इस बात पे जोर दे रहे हैं अलग अलग देशों में और हमारे पूरे भारतवर्ष में। और आज युवा जागृति कल्याण ट्रस्ट जो है महंत जोगी महंत चरणदास जी के सानिध्य में जो आज जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आज एक बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है। देखिए, कोई भी किसी प्रकार का कानून नियम तभी बनता है जब उसकी आवश्यकता होती है। आप और हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया है। क्योंकि अभी आपने बताया 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी बचाओ दिवस मनाया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या 42 करोड़ थी। आज 142 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और उस टाइम के जो हमारे पर्यावरणविद थे, हमारे जो योजना बनाने वाले ऊपर अधिकारी और जो बड़े पुरुष बैठे थे, उनको इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि यदि इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में
जो अपने प्राकृतिक संसाधन है, पृथ्वी से जुड़े हुए जैसे जल, वायु, ये इतने ज़्यादा प्रदूषित हो जाएंगे कि जीना दुर्लभ हो जाएगा। आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, जो दुनिया के हर देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी को बचाना सरकारों का भी काम है, समाज का काम है, हर आदमी का काम है। उसके लिए बच्चों को कहीं न कहीं, हमारी पीढ़ी को उसके लिए प्रेरित करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए उनका एक भाव बनाना, मन बनाना, उनको पक्का करना। और आज इस कार्यक्रम के तहत हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन साहब भी आए हैं, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के जो वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर जी पधारे हैं। इन्होंने अपने संदेश के माध्यम से यही कहा है कि अपने जितने भी हमारे स्कूल हैं, जितने भी जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं उनको पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी को बचाने के लिए पौधे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों, लगें। हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि प्रदेश में 55 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 42 के जो तबादले हैं वो आईपीएस और 13 एचपीएस अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों के एसपी बदले गए हैं और हरियाणा के 14 जिलों के एसपी का तबादला हुआ है। इसी तरह जो है कई जगहों पर डीएसपी बदले गए हैं। अंबाला, करनाल और रोहतक पुलिस रेंज प्रमुखों के भी तबादले हुए हैं। पुलिस कमिश्नरेट पंचकुला, झज्जर के भी नए सीपी नियुक्त हुए हैं और आईपीएस ममता सिंह को एडीजीपी क्राइम के बाद पर जो है के पद पर नियुक्त किया गया है और आईपीएस डॉक्टर एम रवि किरण करनाल रेंज के प्रमुख होंगे। आईपीएस शिवास कविराज पंचकुला के नए सीपी नियुक्त किए गए। आईपीएस राष्ट्रीय झज्जर की नई कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगी। इसी तरह और आईपीएस अधिकारियों को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां मंडल रोजगार कार्यालय जो है कैंटीन परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इस रोजगार मेले का आयोजन हरियाणा कौशल विकास मिशन HSDM जिला उद्योग केंद्र यानी कि DIC और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME और GITI फरीदाबाद के सहयोग से किया गया है, जिसमें 6 से 8 प्रतिष्ठित संस्थानों ने भाग लिया है और युवाओं के इंटरव्यू करके उन्हें सिलेक्ट किया है। इस रोजगार मेले के माध्यम से सभी प्रकार के बेरोजगार प्रार्थियों जैसे कि मैट्रिक यानी कि 12वीं और ITI उत्तीर्ण, डिप्लोमा धारक, स्नातक एवं सक्षम युवा वर्ग ने भाग लिया है। सरकारी ITI शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल भगत सिंह ने बताया कि IMT यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल टाउन के प्रधान प्रमोद राणा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां की डिमांड पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के 5 साल में ITI पास युवाओं का बुलाया गया है। मैंने ITI की है और मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है। रोजगार मेले में हाँ जी, क्या रोजगार आपको मिला है? अभी बता रहे हैं, इंटरव्यू मैंने दे दिया है, अभी सिलेक्शन का बताएंगे, वेट करने को। कितना सही मान के रोजगार मेला लगाया गया है, जहाँ सारी कंपनी बनती है? सही है, एक तरीके से सबको रोजगार मिल रहा है। जितनी गरीबी चल रही है देश में, उससे तो अच्छा ही है कि होना चाहिए हर साल हर महीने। सर मैंने ITI किया है काका में पानी फरीदाबाद से और सर मैंने काफ़ी नौकरी के धक्के खाए हैं। बाकी रोजगार मेला लगना बहुत ज़रूरी है। काका में सर यहाँ से अच्छा अपना रोजगार वगैरह काका में मिल जाता है। सर मेरे एक कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और मैं तो ये चाहूँगा कि सर ये रोजगार मेला लगता रहे। बाकी कई बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाता है इस चीज़ से, तो ठीक है। अच्छा IMT के जो प्रधान हैं हमारे श्री राणा साहब, उनके माध्यम से जो उद्योगों के लिए जो ITI पास की डिमांड थी, उसको हम अपने जिले की जितनी भी सरकारी ITI है उनके माध्यम से हम यहाँ सारे जो पास आउट बच्चे हैं हमारे पुराने 5 साल के, आज उन छात्रों को यहाँ बुलाया गया है और उनको यहाँ पर प्लेसमेंट दिलवाया जा रहा है। इंडस्ट्री करीबन 100 से ऊपर यहाँ इंडस्ट्री आई हुई है और हमने भी बच्चों को करीबन 700 बच्चों को अभी रजिस्ट्रेशन हमारे हुए हैं और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है, अभी शाम तक रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होंगे, तो करीब हम अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ रोजगार आज दिलाकर भेजेंगे। ये देखो, हमने
हरियाणा सरकार के अधिकतर डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर पहला रोजगार मेला IMT में लगाया गया है और आप देख ही रहे होंगे कि कितने भारी संख्या में कैंडिडेट आए हैं और हमारी कोशिश है कि अधिकतर लोगों को रोजगार दिया जाए। करीब 110 कंपनी है हमारे पास और यहाँ भी हैं और साइड में जो कंपनी है उसके हॉल में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो 110 कंपनियां हैं। युवा तो काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर और हम बेसिकली ITI ड्राफ्ट्समैन, ITI फिटर, क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं और कई लोग शॉर्टलिस्ट किए हमने इसमें से और काफ़ी अच्छा है मेले में लोगों का रुझान। बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही मंच पे जो नियोक्ता है और जिनको जॉब चाहिए वो सब एक ही जगह एक ही छत के नीचे आ जाते हैं, तो सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नौकरियां मिल जाती है और एम्प्लॉयर्स को अपने हिसाब से एम्प्लॉय मिल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये बीच बीच में होते रहना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।